बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। लो जी, सियासी मंजरनामा क्लियर होने शुरू हो गया है। इलेक्शन का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। इलेक्शन की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। केयर टेकर हुकूमत बनाने के हवाले से भी बातें सामने आ रही हैं। और क्या इलेक्शन की तारीख देने से मुतल्लिक या तारीख का ऐलान करने से मुतल्लिक जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई है, उसके बाद सदर का इख्तियार वाक़तन ख़त्म हो गया है या सदर का किरदार अब भी बाकी है, इस पर बात करेंगे। और फिर इमरान खान साहब ने जो हम ख्याल जजेस हैं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो हैं, उनके हवाले से कुछ ऊल फूल बकना शुरू कर दिया है। ये खबर हम तक कैसे पहुंची है, इस पर बात करेंगे। और फिर क्या निगरान वज़ीर आज़म के लिए किसी नाम में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की कोई दिलचस्पी है। लेकिन इससे पहले बात करेंगे हम जनाब अदलिया की। फौजी अदालतों वाला केस जो है वो ईद से पहले, ईद के बाद तक मुलतवी हो गया था। उस हवाले से दोनों तरफ से लोग उम्मीदें लगा कर बैठे हुए हैं। तो मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि जनाब ये दरख्वास्तें जो हैं ये मंजूर नहीं होनी। ट्रायल शेयर होना है और फौजी अदालतों में होना है। कोर्ट मार्शल जिसको कहते हैं सिविलियन का, 9 मई के हवाले से बात हो रही है। जो यही केस है ना, तो कुछ हदायत जारी कर देंगे, कोई डायरेक्शन दे देंगे, कोई रहनुमा असूल दे देंगे। और ईद के बाद उन्होंने कहा था जनाब पहले हफ्ते में हम बताएंगे कब इस केस की समाअत होनी है। जो ईद के बाद पहला हफ्ता आ रहा है 3 जुलाई से, उसमें तो इस केस की समाअत जो है ये नहीं हो रही। जो रोस्टर है जजों का वो जारी कर दिया गया है। 2 बेंच जो हैं वो इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं। टोटल 4 जज इस्लामाबाद में 3 जुलाई से 7 जुलाई तक काम करेंगे। पहला बेंच जो है वो चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल और जस्टिस मुज़ाहर अली और नकवी पर मुश्तमिल है। और दूसरा बेंच जो है वो एजाज अल हसन और आयशा मलक पर मुश्तमिल है। एक बेंच 2 दिन के लिए 3 और 4 जुलाई को लाहौर में बैठेगा। वो हैं जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस अमीन यूनिन खान पर मुश्तमिल जो बेंच है वो काम करेगा। अब इस पे एक होता है ना सियासी पंडित जो सियासी पेशगोइयाँ करते हैं, कुछ अदालती पंडित भी होते हैं। एक अदालती पंडित ने ये पेशगोई की है कि ये जो दरख्वास्तें लेके गए हैं जवाद ख्वाजा साहब, एतजाज हसन साहब, इमरान खान साहब, इनको सुप्रीम कोर्ट से कुछ नहीं मिलना, टांगा कचहरियों खाली आना। दूसरे लफ्ज़ों में वो ये कह रहे हैं कि ये दरख्वास्तें मुस्तरद हो जानी है। सियासी पंडित जो है वो सिर्फ जायका बना के जादू टूने के साथ वो नहीं करते अपने पेशगोइयाँ। उनके पास कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ ईद पे जजों से मिले होते हैं, बातें हुई होती हैं और वो अंदाज़ा लगा लेते हैं कि जनाब मूड क्या है जज साहब का। तो इस बुनियाद पे मैं कह रहा हूँ कि वो अदालती पंडित जो हैं वो ये पेशगोई करेंगे टांगा कचहरी खाली आ जाना, कुछ नहीं मिलने ना। ये भी हो सकता है कि मामला लंबा हो जाए, लटक जाए, कोई हुक्म इम्तनाई जारी ना हो। और ये भी हो सकता है कि हुकूमत जो बयान दे अदालत में उसकी बुनियाद पे डिस्पोज ऑफ कर दी जाए। यानी अदालत जो है उनका ये ख्याल है कि अदालत इस मामले में खुद हाथ किसी चीज़ पे नहीं डालेगी, ऐसे मामला चलने देगी। हुकूमत की तरफ से कोई यकीन दहानी आ जाएगी और कोई एक आध डायरेक्शन जारी हो जाएगी, निपटा दी जाएंगी, या फिर नाकाबिले समाअत करार देकर इन दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया जाएगा। एक और बड़ा अहम केस है, नैब ऑर्डिनेंस में जो तरमीम की गई थी उनको इमरान खान समेत मुख्तलिफ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमरता बंदयाल, मिस्टर जस्टिस एजाज अल हसन और मिस्टर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह पर मुश्तमिल बेंच ने इस केस की समाअत मुकम्मल करके अपना फैसला महफूज कर लिया था। कई हफ्ते हो गए हैं ये फैसला अनाउंस नहीं किया गया, इसी तरह पड़ा है। जो हमारे अदालती पंडित हैं वो ये पेशगोई कर रहे हैं कि जजों को इसका फैसला सुनाने के हवाले से कोई जल्दी नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि ये भी लटक जाएगा मामला, अभी लटका रहेगा। इससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा। शहबाज शरीफ को फ़ायदा होगा, हमजा शहबाज को फ़ायदा होगा, जरदारी साहब को फ़ायदा होगा, खुर्शीद शाह साहब को, शाद खान अब्बासी साहब को, इवन नवाज शरीफ को भी ये जो तरमीम है इनसे फ़ायदा होगा। जैसे जौहर टाउन वाला जो केस था, प्लाट वाला केस, उसमें जो तरमीम है नैब तरमीम, उनसे इस्तिफादा किया है
नवाज शरीफ साहब ने। ये नहीं कहा जा सकता जनाब नवाज शरीफ साहब को इससे फ़ायदा नहीं होगा कि उनका जो एवन फील्ड वाला और जो दूसरा अरशद मलिक वाले जो केस हैं उनमें उनका कोई सरकारी ओहदे का इस्तेमाल इस हवाले से कोई उसमें इल्ज़ाम नहीं है, लेकिन फ़ायदा जो है फिर भी जो नैब तरमीम है इनसे फ़ायदा होगा। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट मुख्तलिफ जजमेंट्स के ज़रिए ये बता चुकी हुई है कि मुनासिब वक्त में महफूज किया गया फ़ैसला जो है वो सुना देना चाहिए, और मुनासिब वक्त उन्होंने कहा था 90 दिन के अंदर अंदर महफूज किया गया फ़ैसला सुना देना चाहिए। बाद में साकिब निसार साहब ने एक जजमेंट दी थी और उसमें उन्होंने 120 दिन कर दिया था, लेकिन साथ ही ये कह दिया था कि जनाब ये जो 120 दिन वाला जो मामला है ये सिर्फ मुतहद अदालतों या सुप्रीम हाई कोर्ट्स की हद तक है, सुप्रीम कोर्ट पे इस टाइम पीरियड की कोई पाबंदी नहीं है। वो 120 दिन 220 दिन तक भी अगर कोई फैसला महफूज है उसको ले जा सकती है। अभी कई ऐसे बड़े बड़े केस है जिनके अभी तक वो तफसीली जजमेंट्स ही नहीं आई, जिनमें वो ग्रैंड हयात होटल जो वगैरह वो वाला मामला जो है वो भी आप लोगों के लिए में है। एजाजुल एहसन साहब वाला मामला जो है वो वकील भी रहे हैं उस केस में, लीगल एडवाइज़र रहे हैं और फिर जज के तौर पे भी उसका फैसला दे दिया था उन्होंने। तो वो सारी बातें इस तरह अदलिया के हवाले से जो हमारे वो पंडित साहब हैं वो ये बता रहे हैं कि अदलिया का दमखम जो था वो ख़त्म हो गया। इमरान खान की हमायत में खड़े होकर जो बातें किया करते थे, बेंच पे बैठ के, खड़े होकर नहीं बैठ के जो बातें किया करते थे वो अब देखेंगे, वो कह रहे थे कि उसमें तब्दीली नज़र आएगी। उस तरह की ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं है जैसे 9 मई से पहले थी। डंग डंग कट देंगे ना लोग, फिर निकल जाते ने, खुद भी लोग सोचने लग जाते ने कैसी करते रहे हम तिकर। और फिर इमरान खान साहब जो ऊल फूल बातें कर रहे हैं उस हवाले से उनके वकला की टीम है एक जो उनसे मिलती रहती है। किसी दौर में इमरान खान साहब जो हैं, किसी दौर की चंद हफ्ते पहले की बात है, इमरान खान बड़े पुरुम्मीद थे कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से बहुत कुछ मिलेगा। अब उन्होंने मायूसी का अज़हार शुरू कर दिया है। टीम के एक रुकन ने मुझे बताया कि खान साहब तो काफ़ी बुरा भला कह रहे हैं इन जजों को। वो कह रहे हैं कि ना पहले हमें बहुत सी उम्मीदें दिलाई गई थी लेकिन अब वो पसपा हो रहे हैं, और उन्होंने एक अदालती शख्सियत का नाम लेके कहा कि यार वो तो बहुत बुज़दिल निकला, वो तो बहुत कमज़ोर आदमी है। मैं समझ रहा था जनाब ये अपनी बात पे डट जाने वाला है, ये है वो है, इस तरह की बातें शायद उन्होंने की हैं। और बुरा भला का मतलब आप समझ रहे हैं, खान साहब जब किसी को बुरा भला कहते हैं तो किस अंदाज में कहते हैं, उनका एक अपना स्टाइल है, वो गाली शाली भी दे देते हैं। तो वो वकील साहब ने ये अब गाली का उन्होंने मुझे बताया, लेकिन मैं इनकी आदत की बात कर रहा हूँ खान साहब की। तो वो मुझे उन्होंने बताया कि जनाब वो खान साहब वो कह रहे हैं कि जनाब वो बेड़े गर्क कर देता उन्होंने, और सानू कोई उधरों उम्मीद नहीं हैगी, कोई आस नहीं, बस हमें अपनी जंग खुद ही लड़ना पड़ेगी। अदलिया पर इन्हिसार वो खान साहब कहते हैं नहीं किया जा सकता। और खान साहब को जो सियासी मैदान है वो बड़ा छोटा सा है, वो ज़मान पार्क से शुरू होकर GHQ तक जाता है। पहले किसी और के कंधे पे बैठ के आए थे, आपको पता है, बाजवा साहब उनके थे। अब वो बार बार प्रकार रहे हैं, मौजूदा जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनको कह रहे हैं जनाब मेरे साथ बात कर लें, मेरी बात सुन लें। तो इतना कि इनका जो सियासी मैदान है खान साहब का, बाकी जो सियासी मैदान जहाँ वो बाहर निकल ही नहीं सकते, वो वाला सियासी जमात है, जो सियासी जमातों का सियासी मैदान है, वहाँ आप कदम रखने की ना ये पोजीशन में है, ना किसी ने खान साहब को रखने देना है। बहरहाल खान साहब शदीद मायूस हैं और मायूसी में वो ओल फोल बक रहे हैं। जो भी उनके सामने आते हैं, जिनसे उनको ज़रा सी भी उम्मीद थी ना कि ये मेरा को भला कर सकते हैं, वो उनसे मुकम्मल तौर पर मायूस हो चुके हैं, साथियों से भी मायूस हो चुके हैं। और जो फौज के अंदर 9 मई से पहले उनकी उम्मीदें थी, ज़ाहिर उन्होंने तो इनकलाब लाने की कोशिश की थी, वो उम्मीदें भी दम तोड़ गई, बल्कि साजिश पकड़ी गई, और अब वो अदलिया से भी मायूस हो गए हैं। अब देखें आगे जाके क्या होता है। अब जनाब इलेक्शन की बात, इलेक्शन के हवाले से वो तैयारियाँ श्यारियाँ जो शुरू हो गई हैं, एक नई मरदमशुमारी भी हुई है, और आइन में ये लिखा हुआ है कि जब मरदमशुमारी का नोटिफिकेशन जारी हो जाए तो फिर जो अगला इलेक्शन होगा वो
उस नोटिफिकेशन के मुताबिक, मरदमशुमारी के नोटिफिकेशन के मुताबिक नई हल्का बंदियों के साथ होगा। वैसे तो ये इख्तियार है पार्लियामेंट को कि वो कहे कि जनाब हल्का बंदियाँ यही रहेंगी, नई मरदमशुमारी के बाद भी यही हल्का बंदियाँ रहेंगी। जैसा कि 2017 की मरदमशुमारी के बाद कुछ हल्का बंदियों में तो तब्दीली हुई थी, लेकिन जो नशिस्तें थी कौमी असम्बली की, उनमें इजाफा नहीं किया गया था, उन्हें बरकरार रखा गया था। अब जो मरदमशुमारी हुई है, इस पर बहुत सारे लोगों के बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और जब तक मुश्तरका मफादात की कौंसिल से उसकी मंजूरी नहीं हो जाती, उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सकता। अब इतला ये है कि सियासी हलकों ने ये फैसला किया है कि पुरानी मरदमशुमारी पर ही इलेक्शन होंगे, उसका नोटिफिकेशन, नई मरदमशुमारी जो है उसका नोटिफिकेशन जो है वो जारी नहीं किया जाएगा। और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने अपनी तैयारियाँ श्यारियाँ जो हैं वो शुरू कर दी हैं। और दूसरी बात, इलेक्शन एक्ट में जो 2 तरमीम की गई, एक तो तरमीम ये की गई थी कि जनाब अगर किसी आइन के आर्टिकल में मुद्दत का तयन नहीं है कि कितनी देर के लिए नहल होगा, तो वो मुद्दत ज़्यादा से ज़्यादा, नहली की मुद्दत 5 साल समझी जाएगी, जिससे जो 62(1)(f) के तहत नवाज शरीफ को सज़ा थी, उसमें भी उनको फ़ायदा होगा। जहांगीर तरीन की नहली भी उस कानून के तहत ख़त्म हो गई हुई है। लेकिन एक और तरमीम की गई, वो थी जो इलेक्शन एक्ट का आर्टिकल है 57, उसमें तरमीम की गई। उसमें पहले ये लिखा हुआ था कि सदर इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद इलेक्शन की तारीख का ऐलान करेंगे। तरमीम के बाद इन्होंने ये कर दिया कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन की तारीख का, आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान करेगा। ये जो मिथ बन रही है ना कि जनाब इलेक्शन कमीशन को ही ये इख्तियार है, टोटल इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है, इसकी मैं वजाहत करना चाहता हूँ। आइन में 2 आर्टिकल्स ऐसे हैं जिनमें सदर और गवर्नर को इलेक्शन की तारीख के ऐलान का इख्तियार दिया गया है। अब इस मामले की मैं ज़रा थोड़ी सी वजाहत कर दूँ कि आइन के आर्टिकल 105 सब आर्टिकल 3 में ये लिखा हुआ है कि अगर गवर्नर असम्बली, सवाई असम्बली तहलील करता है तो वो ऐलान भी करेगा इलेक्शन की तारीख का। इसी तरह जो आइन का आर्टिकल 48 सब आर्टिकल 5 है, वो ये कहता है कि अगर सदर कौमी असम्बली तहलील करेगा तो वो उसके इलेक्शन की तारीख का भी साथ ऐलान करेगा। ये आइन में लिखा हुआ। यानी 2 सूरतें ऐसी हैं जिन पे जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके इख्तियार दिया गया इलेक्शन कमीशन को, उसका इतलाक नहीं होगा। अब अगर ये असम्बली, कौमी असम्बली की मुद्दत पूरी करने से होने से 2, 4, 5 दिन पहले वज़ीर आज़म सदर को एडवाइस भेज देते हैं कि आप कौमी असम्बली तहलील कर दें, और वो उस एडवाइस पर फौरी तौर पर कौमी असम्बली तहलील कर देते हैं, तो फिर वो तारीख का जो ऐलान है वो सदर करेंगे। ये उनका इख्तियार आइन में मौजूद है। ये जो इलेक्शन एक्ट वाला फिर वहाँ वो उस पर वो लागू नहीं होगा, नाफज नहीं होगा मामला, फिर वो सदर का इख्तियार हो जाएगा। अगर सदर एडवाइस जाती है और 48 घंटे से पहले पहले असम्बली तहलील कर देते हैं, तो फिर वो तारीख का ऐलान सदर करेंगे, जो तहलील की तारीख से 90 दिन से ज़्यादा नहीं होगा। अगर सदर एडवाइस मंजूर नहीं करते और 48 घंटे बाद, जैसा कि आइन में लिखा है, असम्बली तस्वर किया जाएगा कि तहलील हो गई है, टूट गई असम्बली, फिर सदर साहब जो हैं वो डेट नहीं देंगे। ये तय हो गया हुआ है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में, जो इलेक्शन वाली जजमेंट है पंजाब और केपी में इलेक्शन वाली, उसमें ये एक तरह से तय हो गया हुआ है कि पंजाब के गवर्नर ने असम्बली जो तहलील करने की एडवाइस भेजी गई थी उसकी मंजूरी नहीं दी थी, और 48 घंटे बाद पंजाब असम्बली खुद ही तहलील हो गई थी आइन के तहत। तो उन्होंने ये कहा था कि जनाब क्योंकि मैंने असम्बली तहलील नहीं की, इसलिए मैं उसकी तारीख भी नहीं दूंगा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने वो इलेक्शन एक्ट की जो पुरानी तरमीम से पहले वाला जो 57 आर्टिकल है, उसके तहत ये मामला सदर को भेजा था कि जनाब आप उनकी मुशावरत के साथ, इलेक्शन कमीशन की मुशावरत के साथ ये तारीख दें। अब वो जो इलेक्शन की तैयारियों के हवाले से जो मैंने जिक्र किया है, उसमें केयर टेकर गवर्नमेंट का भी बड़ा काम होता है। केयर टेकर गवर्नमेंट के लिए अब ये एक ऐसा बंदा चाहिए होगा, केयर टेकर निगरान वज़ीर आज़म के तौर पे, जो
ایک خدشہ موجود ہے، باوجود اس کے کہ عمران خان مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں عدلیہ سے، موجودہ عدلیہ سے، ہم خیال ججوں سے، لیکن پھر بھی ایک خدشہ موجود ہے کہ 16 ستمبر تک چیف جسٹس پاکستان امرتا بندیال صاحب جب تک چیف جسٹس ہیں، کچھ بھی سپریم کورٹ سے کچھ بھی غیر متوقع ہو سکتا ہے جس کی توقع نہیں کی جا سکتی. اس لیے انہیں ایک سٹرانگ نروس کا، مضبوط اعصاب کا کیئر ٹیکر پی ایم چاہیے، پرائم منسٹر چاہیے. جیسا کہ جس طرح چیف الیکشن کمشنر جو ہیں ان کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے، بلکہ یہ ٹھیک ہی خیال ہے کہ وہ بڑے مضبوط اعصاب کے مالک ہیں. بہت سارے مواقع پہ انہوں نے ٹف ٹائم دیا ہے سپریم کورٹ کو، سپریم کورٹ کے آگے کھڑے ہو گئے ہیں، اپنے موقع پہ ڈٹ گئے ہیں. ایسا وزیر اعظم چاہیے. اور پھر ظاہر ہے جو وزیر اعظم ہوگا اس کے پیچھے کچھ اور طاقتیں بھی ہوں گی، وہ صرف ایک گوشت پوشت کا انسان نہیں ہوگا، اس کے پیچھے کچھ مرئی، کچھ غیر مرئی قوتیں جو ہیں وہ بھی کار فرما ہوں گی. وہ بھی انہیں حوصلہ دیں گی کہ جناب ڈٹ جائیں، کھڑے ہو جائیں، کوئی بات نہیں، ٹینشن نہ لیں. تو اس حوالے سے وہ مختلف نام جو ہیں ان پہ غور کیا جا رہا ہے. ایک تو محسن نقوی صاحب کے جو ہیں پارٹنر، بڑے قریبی دوست ہیں، گوہر اعجاز صاحب، ان کا نام چل رہا ہے. اور گوہر اعجاز صاحب کے بارے میں کچھ ان کی اعصاب کے حوالے سے کچھ کمزوریوں کی بات ہے کہ جب یہ پیمرا کے ممبر تھے اور جیو پر پابندی شبندی لگانے کی باتیں ہو رہی تھیں اس وقت عمران خان کے دور میں، تو یہ ڈگمگا گئے تھے، کھڑے نہیں ہو سکے تھے، نہ اس طرف نہ اس طرف، اور گھبرا کر ریزائن کر کے تھے. ایسا بندہ نہیں چاہیے. لیکن ابھی یہ حتمی بات نہیں ہے کہ جناب ان کا نام ڈراپ ہو گیا ہے، یہ نہیں ہوگا. ابھی جو نام ہے ان میں ان کا نام چل رہا ہے. اور پھر نواز شریف کے جو سابق پرنسپل سیکرٹری ہیں فواد حسن فواد صاحب، ان کا نام بھی لیا جا رہا ہے. ایک اور بیوروکریٹ ہیں جو زیر عتاب رہے ہیں عمران خان کے دور میں، ان کا نام بھی لیا جا رہا ہے. اور پھر ایک اور نام لیا جا رہا ہے. یہ وہ میں جو مختلف لوگ نام لے رہے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. میرے ذرائع کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں وہ میں بھی آگے جا کے بتاتا ہوں. وہ محسن بیگ صاحب کا نام لے رہے ہیں. محسن بیگ صاحب صحافی ہیں، سینئر صحافی ہیں، اور عمران خان کے دور میں انہیں گرفتار کیا گیا، تشدد کا نشانہ بنایا گیا. اور پھر جب یہ نئے آرمی چیف آئے ہیں حافظ اعظم منیر صاحب، تو ان کے ساتھ ان کی کچھ تصویریں وہ وائرل ہوئی. وہ بڑے بے تکلف موڈ میں ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں محسن بیگ صاحب. تو بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ شاید وہ اعظم منیر صاحب کے نامزد کردہ، یا وہ یہ چاہتے ہیں کہ محسن بیگ صاحب جو ہیں وہ کیئر ٹیکر وزیر اعظم ہوں. تو جو ہمارے ذرائع ہیں، میں عسکری ذرائع کی بات نہیں کر رہا، یہ میں سیاسی ذرائع کی بات کر رہا ہوں. آرمی چیف کی طرف سے ابھی تک کسی نام میں دلچسپی کا اظہار نہیں کیا گیا. ایسے لگ رہا ہے کہ حافظ اعظم منیر صاحب جو ہیں چیف آف آرمی اسٹاف، انہوں نے یہ معاملہ سیاستدانوں پر چھوڑ رکھا ہے کہ آپ لوگ جس کو چاہیں، میرا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے، آپ جس کو چاہیں وزیر اعظم نامزد کر دیں. اور میرے جو ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ ان سے بات نہیں کی جائے گی، ان کے اعتماد میں نہیں لیا جائے گا. وہ کہتے ہیں جناب ان کے ساتھ بات ہوگی، اعتماد میں لیا جائے گا، غیر رسمی ملاقات بھی ہوگی وزیر اعظم کی، تب یہ کیئر ٹیکر وزیر اعظم کا جو ہے اناؤنس کیا جائے گا. لیکن سردست ان کی طرف سے کوئی نام نہیں ہے. محسن بیگ کا نام بھی نہیں ہے، یہ میں بتا رہا ہوں پورے وثوق کے ساتھ. اور ایک اور نام ہے، جب زرداری صاحب ملاقات کر کے آئے ہیں نواز شریف سے دبئی میں، اس کے بعد ایک اور نام آیا ہے. وہ گیلانی خانوادہ کی ایک شخصیت ہیں، سابق وزیر رہے ہوئے ہیں. تو وہ ان کا نام تنویر گیلانی ہے. میں ان کے بارے میں، میرے پاس زیادہ انفارمیشن نہیں ہے، میں نے بس یہ نام سنا ہے کہ وہ جب سے ملاقات کر کے آئے ہیں زرداری صاحب، تو ایک اور نام جو ہے وہ میرے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ تنویر گیلانی صاحب کا نام بھی جو ہے وہ ان نگران وزراء اعظم میں شامل ہے. یہ ساری صورتحال اب آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے. الیکشن کی طرف معاملہ بڑھ رہا ہے، اور میں اپنی بات پہ قائم ہوں کہ جو الیکشن ہے
वो इसी साल होने हैं, अक्टूबर नवंबर में होने हैं। मुक्तरा का एक हल्का ये चाहता था इलेक्शन आगे हो जाए। ये बात भी मैं आपको बता दूं, जब मैंने पहले ये बात की थी कि इलेक्शन जो है अक्टूबर नवंबर में होने हैं, शर्त लगाने के लिए तैयार है मेरा जो सोर्स है, तो उस वक्त भी ये बातें हो रही थी। उस वक्त भी टीवी पे चैनल्स में, मुख्तलिफ चैनल्स में ये प्रोग्राम करवाए जा रहे थे कि इलेक्शन आगे हो रहे हैं, इलेक्शन आगे हो रहे हैं। लेकिन अब सियासी और दीगर जो कुव्वतें हैं सारी, उन्होंने बर वक्त टाइम पे इलेक्शन करवाने का ये फैसला कर लिया हुआ है। अक्टूबर में हो जाएंगे या फिर नवंबर में हो जाएंगे। और जाते जाते कल वाले भी अल्लाह के हवाले से मैं एक छोटी सी बात करूंगा। कल मैंने कहा था जनाब, मुबारकबाद दी थी मैंने कि IMF के साथ हमारा माहदा हो गया है स्टाफ लेवल, स्टाफ की सतह पे। तो वो उस पर कुछ लोगों ने एतराज़ किया। मैंने ना मुबारकबाद का लफ्ज़ बहुत सोच विचार करके ये मुबारकबाद दी थी। IMF बज़ाहिर तो ये लग रहा था साख्तार के बयानात से कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन बहुत सारे मसाइल थे। ये $3 अरब की बात नहीं है, इससे जुड़ी बहुत सारी अमाउंट्स हैं। अगर ये माहदा ना होता, वो नहीं मिलनी थी। जैसा कि मैंने कल भी जिक्र किया था, वो जो सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए वादे हुए हैं, कर्जा मिलना है 11 अरब डॉलर के करीब, वो नहीं मिलना। 3-4 अरब और हैं किसी और तरफ से आने थे, वो नहीं मिलने। इस तरह की बहुत सारी चीज़ इसमें मैं कल बता चुका हूँ। एक तरह से एक सर्टिफिकेट होता है कि जनाब ये मुल्क जो है ये पैसे वापस करने की पोजीशन में है, और फिर जो दीगर फोरम हैं, ममालिक हैं, वो फिर कर्जा दे देते हैं सर्टिफिकेट की बुनियाद पे। और फिर भाई मेरे, ये भीख नहीं है, ये कर्जा है। कुछ लोगों ने कहा जनाब ये भीख है, भीख नहीं है, ये कर्जा है और ये वापस करना है। वैसे सबसे ज़्यादा जो कर्जा, जो टोटल कर्जा है हमारे मुल्क में चढ़ा हुआ, उसका जो 70% है, बल्कि 76% कर्जा इमरान खान साहब के दौर में चढ़ा है। इन्होंने लिया था कर्जा। अब ये जो मर्जी कहते हैं पुराने कर्जे उतारने के लिए ये वो, कितना कर्जा उतारा, फिर ये चढ़ा हुआ क्यों है इतना ज़्यादा कर्जा, कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। और फिर एक और बात मैंने की थी कि नवाज शरीफ किस्मत के धनी हैं, और फिर मैंने जो IMF के साथ माहदा हुआ है, इसको मैंने कहा था गैबी इमदाद है। तो एक साहब ने ये लिखा कि जनाब ये पॉलिटिकल साइंस में तो गैबी इमदाद का जिक्र ही नहीं है। पॉलिटिकल साइंस में ना हो जिक्र, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में भी बहुत सारे लोगों की खुशकिस्मती का जिक्र है, लेकिन तारीख में गैबी इमदाद का जिक्र मिलता है। मुख्तलिफ रियासतों को गैबी इमदाद हुई, खुशकिस्मती। गैबी इमदाद का मतलब यह है कि 2 + 2 बराबर है 4 के। अगर 5 हो जाए, 6 हो जाए, जो एक तयशुदा फार्मूला है उससे हटके कुछ हो जाए, अच्छा हो जाए, वो गैबी इमदाद है। इससे मुराद हमेशा मजहब के हवाले से नहीं सोचना चाहिए, इसको भी गैबी इमदाद ही कहते हैं। वो कल मैंने जिक्र भी किया भी था कि फवाद अज़म फवाद ने ये बताया कि जब हमारे दौर में IMF के साथ आखिरी माहदा हुआ है, जो 2016 में मुकम्मल हो गया था प्रोग्राम, वो बड़ा सख्त शराइत पे माहदा था। वो एक गैबी इमदाद का लफ्ज़ तो उन्होंने बोला नहीं था, लेकिन गैबी इमदाद ये हुई थी कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें इंतहाई निचली सतह पे चली गई थी, नीचे गिर गई थी। वैसे तो इमरान खान के दौर में भी बहुत नीचे चली गई थी, 1, 2, $10 तक भी मामला चला गया था, लेकिन ये जमा नहीं कर सकते, संभाल ही नहीं सकते उस मामले को। और पाकिस्तान में तो उसका ज़रा बराबर भी फ़ायदा नहीं उठाया जा सका था इमरान खान के दौर में। वो नवाज शरीफ ने उसका फ़ायदा उठाया था जो था। इसको मैं कहता हूँ गैबी इमदाद। वो मज़हब के हवाले से ना हर चीज़ को ले जाया करें। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए वीलाग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।